Hello dears, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. I welcome you cordially at Birma Career Academy. In this video today I will teach you about a very significant topic of geography. This topic is not only important from the point of board, but it also carries pivotal role in the various competitive exams. मैं बात करूं प्री फाउंडेशन, एनटीएससी, ओलंपियाड एटसेट्रा जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी जो कंपटीशन की है उनमें भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। हमारे टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, द नेम इज क्योटो प्रोटोकॉल। देन व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? यू आर लुकिंग दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ बिकम वेरी ग्रीडी दिस डेज. He is exploiting resources indiscriminately. For own benefit, he is playing a foolish game with the nature. And you know that nature के साथ क्या क्या खिलवाड़ नेचर कभी फॉरगिव नहीं करते। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ह्यूमन बीइंग अपने बेनिफिट के लिए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेनफॉल, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस हो गए हैं। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई ह्यूमन बीइंग की वजह से। इनके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इन सब टॉपिक को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कई बार मीटिंग हो चुकी है कि हमें किस प्रकार से ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हमें इन्वायरमेंट जो कि पॉल्यूटेड होता जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करना है। इंटरनेशनल लेवल पे इस पर कई मीटिंग हुई है, लेकिन एट प्रेजेंट मैं बात कर रहा हूँ क्योटो प्रोटोकॉल की। सो आई टेल यू दैट ऑन 11 दिसंबर 1997 क्योटो, दैट इज द नेम ऑफ ए सिटी इन जापान, हियर a large number of heads of various countries, national NGOs, scientists of various scientific academies, various environmental related organizations etc. came here to discuss over two topics. यहाँ पे डिस्कशन के 2 टॉपिक्स थे। और क्या ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग का, यहाँ पे जो भी असेंबल हुए उन्होंने क्या क्या प्रॉमिस किया कि हम अपने कंट्रीज़ में इन प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे। आई टेल यू दैट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कंट्रोलिंग ओवर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यू आर लुकिंग रेकलेसली ट्रीज कट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हो रही है, जिससे हमारी अर्थ डेंजर में आ गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ज़्यादा यूजेज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम इससे कंट्रोल करना है क्लाइमेट चेंज को, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। दीज वर 2 टॉपिक्स। यहाँ पे जो प्रॉमिस किए गए थे, यहाँ पे जो रूल्स बनाए गए थे, उन रूल्स को आगे जाके अडोप्ट किया गया, यानी उनको सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने कंट्रीज़ में लागू कब किया था? यू आर टू रिमेंबर, मराकेच एग्रीमेंट हुआ था 2001 में। मराकेच इज ए नेम ऑफ प्लेस इन मोरक्को, दैट इज कंट्री ऑफ अफ्रीका। जो रूल्स वहाँ पे बने थे उन रूल्स को यहाँ पे लागू किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर को, इसे एनफोर्स किया गया था 16 फरवरी को। और इसमें जो रूल्स थे उनको लीगली सही तरीके से एनफोर्स किया गया था मराकेच एग्रीमेंट के द्वारा, दैट हैपेंड इन 2001। और उसके बाद में इन सभी को बाइंडिंग किया गया था उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो इसके मेंबर्स थे, कि आज से आप सभी इन रूल्स को अपने अपने कंट्री में लागू करोगे। तो वो रूल हुआ था 16 फरवरी 2005 को, ठीक है। रूल्स लागू हो गए थे मराकेच में, लेकिन लीगली लागू हुए थे सभी कंट्रीज़ के लिए, बाध्यकारी हो गए थे रूल्स ये 16 फरवरी को। अब इस मीटिंग, क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग में जो बात कही गई थी, यहाँ पे जो डिस्कशन का टॉपिक था वो था कि देर आर 6 टाइप ऑफ गैसेज विच आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग इफ़ दे आर नॉट कंट्रोल्ड। लेकिन
यहाँ पे उनमें से 3 टाइप की जो गैसेज हैं उन्हीं को कंट्रोल करने की बात कही थी। यू आर टू रिमेंबर हियर। यहाँ पे जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमें 2 टॉपिक्स को हमें अपने माइंड में फिट करना है। कौन कौन से 2 टॉपिक्स है कि एक तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है इनका एमिशन इंक्रीज हो रहा है जो इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। दूसरा, इस एमिशन के लिए लायबल कौन है? ह्यूमन बीइंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इंक्रीज का कारण बनता जा रहा है। तो ये 2 टॉपिक्स साइंटिस्ट ने वहाँ पे कहे थे। अब विच आर दीज 3 गैसेज विच आर कंपल्सरी टू बी कंट्रोल्ड बाय एवरी कंट्रीज सो दैट इन्वायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड। फर्स्ट आता है कार्बन डाई ऑक्साइड, ओके, CO2। second you talk, if I tell first carbon dioxide and second if I tell methyl gas, if you have your name, it is used very much in our domestic life also. You can remember methyl, I say CH4, and third is nitrous oxide, that is N20. These are 3 gases which are very detrimental for the survival of human being and it is compulsory to control these. इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान जो मीटिंग हुई थी उसमें एक प्लान बनाया गया था एंड दिस प्लान वाज दैट वी आर लॉन्चिंग ए प्रोजेक्ट। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे कहा गया वी आर गोइंग टू लॉन्चिंग ए प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं? ये लॉन्चिंग हुई थी UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट वाज ऑल्सो एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी थी दैट वाज साइंड ऑन मार्च 2004। इसने कहा था कि हम एक क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को हमें रिड्यूस करना है। जितने भी कंट्रीज है विशेषकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन वगैरह जो यूरोप के हैं उनका फोकस विशेष करेगा कि वो अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को जितना हो सके उतना रिड्यूस करने की कोशिश करें। उस समय डेवलपिंग कंट्रीज़ पे रिडक्शन की बात नहीं कही गई थी, उन पे इतना प्रेशर नहीं डाला गया था क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग थे, वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज तो थी नहीं। इंडस्ट्रीज जो सारी थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ में थे, इसलिए उनसे कहा गया कि आप ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की एक लिमिट फिक्स करेंगे और अपनी कंट्रीज में इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कहाँ से किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लान बनाया गया। ये प्लान क्या था? यहाँ पे प्लान था कार्बन जो था कार्बन नाम से एक सिस्टम बनाया गया। कार्बन नाम से एक सिस्टम बनाया गया और कहा गया कि ये जो कार्बन नाम का सिस्टम होगा इसको हर एक कंट्रीज को अडॉप्ट करना होगा। इसके तहत अंडर दिस प्लान एवरी कंट्री वुड स्टार्ट ऑन प्लान। अब वन कार्बन यू नो दैट कैरीज टू मच कॉस्ट, एक कार्बन की कॉस्ट काफ़ी होती है। हमारे इंडिया ने इस समय 250 मिलियन के कार्बन परचेज कर रखे हैं। जो कंट्री इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा उसे कार्बन परचेज करना होगा। वन कार्बन कैरीज वेरी कॉस्ट,
इंडिया ने 8% 250 मिलियन के कार्बन परचेज कर रखे हैं। इंडिया ने मान के चलिए इंडिया में इसमें 89 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 89 प्रोजेक्ट्स, और इन सभी प्रोजेक्ट की कोशिश रहती है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को मिनिमम करना है। इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंटिन्यूस रखना है अलॉन्ग विद दिस ट्रायल। यू आर अंडरस्टूड कार्बन मेथड। सो ये सिस्टम था उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक और था CDM सिस्टम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है? उस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंडर में ही ये कार्बन सिस्टम अपनाया गया था। कार्बन सिस्टम जिसमें कि एक कंट्री उसको परचेज करके अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देता है, और ये प्रॉमिस करता है कि हम अपनी कंट्रीज़ में जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखेंगे। CDM, व्हाट इज CDM? यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का मीन है कि हमें अपने कंट्रीज में इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, और इसी CDM के अंडर में ये कार्बन सिस्टम चालू किया गया था। हर एक कंट्रीज, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज से कहा गया था आपको कार्बन परचेज करके यहाँ इन्वेस्ट करना है, और परचेज करने का टारगेट है आपको अपने कंट्री में इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट ही स्टार्ट करने हैं। तो ये पूरा प्लान किस लिए था? इन 3 गैसेज पे कंट्रोल करना, ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को रिड्यूस करना। अब इस प्लान को 2 फेजेज में स्टार्ट किया गया था। ये कौन कौन से 2 फेजेज हैं? आई टेल यू। फर्स्ट फेज था 2008 से लेकर 2012, जिसमें कंट्रीज से कहा गया था कि आप 5% के हिसाब से ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे। सन 90 तक आप लोगों ने ग्रीन हाउस के एमिशन को शो किया है, देखा है। यू हैव वॉच्ड हाउ मच इज इमिटिंग ग्रीन हाउस गैस टिल 90, बट यू आर रिमेंबर दैट इन कंपेरिजन ऑफ 90 अब आपको इसके एमिशन को 5% के हिसाब से रिड्यूस करना है फ्रॉम 2008 to 12। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है 2013 to 2020, जहाँ आपका पर्पज रहेगा ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन को 18% के हिसाब से रिड्यूस करना है। These were the major purpose to reduce the emission of greenhouse gas, so that environment must not polluted, many problems would be removed if we control over the usage of the emission of greenhouse gas. Although I tell you that many countries are against of this, बहुत सारी कंट्रीज इसके अगेंस्ट में हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन ये जो सिस्टम अपने अपना अडोप्ट किया है CDM सिस्टम, ये CDM सिस्टम पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्ड भी नहीं है। CDM सिस्टम से ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं हो रहे हैं, एनवायरनमेंट पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो अडोप्ट किया गया था कि हमें किस हिसाब से इसको रिडक्शन को कम करना है। CDM सिस्टम जो था जिसमें 2 फेजेज में काम स्टार्ट किया गया और प्रोजेक्ट बनाया गया, उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो इसके मेंबर कंट्री है वो करेंगे, लेकिन इस CDM का कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। लेकिन जो इसके सपोर्टर हैं उनका कहना है कि जब तक कोई सॉलिड और प्लान हमें नहीं मिल जाता तब तक हमें इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट ही स्टार्ट रखने हैं, CDM सिस्टम को जारी रखना है। वी आर गुड टू कंटिन्यू दिस अंटिल ए लॉन्चिंग ऑफ एनी अनदर सॉलिड इको फ्रेंडली प्लान। So I think you have got it. This was the total story. Although China, India, Brazil, etc. countries are also trying to control the emission of greenhouse gas, but the main focus was on the European countries.
तो इसका जो मेन पर्पस वही था कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, ग्रीन हाउस गैस का कैसे रिडक्शन को मिनिमम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे करना है, ये सारा मैटर इसी से रिलेटेड था। यूएनएफसीसी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक विद यू रिगार्डिंग व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या था, इसकी रिगार्डिंग में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। व्हाट इज मराकेश एग्रीमेंट, व्हाट वर द टू मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, in which country it was convened, when it was enforced, on which three gases it was emphasized to control, and what is the full form of CDM. There are many kind of questions generated here. I want that you note them down in your diary so that this can be beneficial for your life. So I will present with the next topic, Paris Agreement. Till then, you let me have a good day. Have a nice day.